आज एक बहुत बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे उस वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर किया जाता है और स्टोर करने के बाद उसे कैसे एक्सेस किया जाता है फॉर द पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम लेंगे दो वेरिएबल जो कि इंटीजर होंगे, उनका एडिशन या उनका सम जो है हम किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करेंगे और फिर इसको प्रिंट करेंगे। तो इस कंप्यूटर प्रोग्राम को आप ध्यान से देखिएगा और इसमें एक एक लाइन को समझने की कोशिश करिएगा। बात होती है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम की इस स्टेटमेंट से। यह है वॉइड मेन। कई प्रोग्राम में आप देखते हैं इंट मेन लिखा जाता है और कई जगह वॉइड मेन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेन एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रोग्रामर का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। तो समझ लीजिए आप मेन, जैसे कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, मेन मतलब मेन फंक्शन। और ये जो मेन फंक्शन है ये प्रोग्रामर का ही व्यू है कंप्यूटर में, मतलब प्रोग्रामर का एक रिप्रेजेंटेशन है। इसी मेन फंक्शन में सारे फंक्शन कॉल होते हैं, इसी मेन फंक्शन में वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं, फंक्शन डिक्लेयर होते हैं, फंक्शन कॉल होते हैं। उन फंक्शन का यूटिलाइजेशन है उसमें हमें देखने को मिलता है। यहीं से प्रोग्राम शुरू होता है और इसी में प्रोग्राम एंड होता है। बहुत से प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि इंट में लिखा जाता है और बहुत से प्रोग्राम ऐसे हैं जहाँ वॉइड में लिखा जाता है। ऐसा आप कंपाइलर यूज कर रहे हैं उसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको लिखिएगा। तो यहाँ पर मैं वॉइड मेन लिख रहा हूँ। मैं वॉइड क्यों लिखता हूँ? वॉइड एक कीवर्ड है। वॉइड कीवर्ड है तो कीवर्ड होने के कारण उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा। यहाँ पर वॉइड का मीनिंग है नथिंग। कहने का मतलब है कि मेन नथिंग रिटर्न करता है, मेन ऐसी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, क्योंकि ये मेन फंक्शन है। जो भी रिटर्न करेगा मेन को रिटर्न करेगा, मेन किसी को रिटर्न नहीं करेगा। इसलिए हमें उसका एक रिटर्न टाइप रखना पड़ता है। लेकिन कई जगह बहुत से प्रोग्राम में हम इंट मेन देखते हैं। इसका मतलब होता है कि मेन इंटीजर को रिटर्न करेगा। लेकिन जिन जिन प्रोग्राम में या जहां भी आप देखते हैं इंट मेन लिखा जाता है, वहां जब आप प्रोग्राम के आखिर में जाएंगे तो वहां देखेंगे रिटर्न जीरो मेंशन होगा। तो इसका मतलब होता है कि मेन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इसका एक रीजन है कि मेन रिटर्न करेगा किसको? जो अदर फंक्शन होते हैं किसी प्रोग्राम में वो मेन को ही रिटर्न करते हैं। तो ये करली ब्रैकेट डिफाइन करता है किसी भी प्रोग्राम के स्कोप को, कि यहाँ से प्रोग्राम स्कोप स्टार्ट होगा। इस करली ब्रैकेट के अंदर हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उन वेरिएबल की लाइफ होगी इस ब्रैकेट की क्लोजिंग तक। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर इंट ए बी सम। यहाँ पर तीन वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, ए बी और सम। और इन तीनों का जो कीवर्ड जिसके साथ ये एसोसिएटेड है वो है इंट। जैसा कीवर्ड है इंट तो इसका मतलब है कि ए बी और सम जो है ये इंटीजर वेरिएबल है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जहां भी हम इंटीजर लिखते हैं उसका मतलब ये होता है कि इनको मेमोरी में 2 बाइट ऑफ स्पेस जो है एलोकेट किया गया है। तो इंट ए बी सम लिखते ही मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस जो है अ, ऐसा माना जाएगा कि एलोकेट हो गया है। तो जब कंपाइल होगा ये प्रोग्राम तो मेमोरी में 2 बाइट स्पेस एलोकेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है printf एंटर एनी टू नंबर्स फॉर एडिशन। देखिए ये क्यों लिखा हमने यहाँ पर। तो ये मैसेज जो है ये प्रोग्रामर इसलिए लिखता है कि जब ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूटेबल रन होगा तो जो जो आउटपुट कंसोल है वहां पर ये मैसेज फ्लैश होना जरूरी है, दिखना जरूरी है, जिससे कि यूजर को पता लगेगा कि उसे अगले स्टेप में करना क्या है। तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट है, ये प्रोग्रामर ने यूजर के लिए लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रामर प्रोग्राम को जब कोड करता है तो उसका एग्जीक्यूटेबल वो इस तरीके से तैयार करता है कि वो यूजर की सारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। अगर ये लाइन हम नहीं लिखेंगे तो यूजर ये नहीं समझ पाएगा कि उसको अब क्या करना है। जैसे ही ये मैसेज उसको आउटपुट कंसोल में दिखाई देगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेगा। तो अगली लाइन है स्कैनफ। जैसे कि आप देख ही रहे, परसेंट डी एम्परसेंट ए एम्परसेंट बी, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है डी। और एम्परसेंट ए और एम्परसेंट बी, इसका मीनिंग है कि ए को मेमोरी एड्रेस इश्यू हो गया है, बी को भी मेमोरी एड्रेस इश्यू हो गया है। जैसे ही यूजर ने दो कोई नंबर इनपुट दिए वैसे ही स्कैनफ क्या करेगा, उन नंबर्स को, जैसे इसका नाम ही है स्कैनफ, स्कैन करेगा और मेमोरी में उनको एलोकेट कर देगा। अच्छा, एलोकेट कहाँ करेगा? जहां मेमोरी स्पेस रिजर्व होगा। ये डिक्लेरेशन के वक्त इंट ए बी सी, जब इंट ए और बी लिखा गया था तो मेमोरी में 2 बाइट स्पेस एलोकेट हो गया था। अब उस एलोकेटेड स्पेस में जो नंबर यूजर ने एंटर करे हैं वो ए और बी के अपनी अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग स्टोर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो होता है उस स्टोर्ड लोकेशन से नंबर को फेच करना है। रिट्रीव करने के बाद उस पर एक सर्टेन ऑपरेशन अप्लाई करना है। वो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट होगा उसको
जो है डेराइव करना है या उसको थर्ड वेरिएबल में स्टोर करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक वेरिएबल है सम, एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है बी। हम वेरिएबल के बारे में डिस्कशन अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर आपको वहाँ डिटेल देखनी तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को हमारे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए में क्या स्टोर है, ये स्कैनफ स्टेटमेंट ने क्लियर कर दिया है। बी में क्या स्टोर है, ये भी स्कैनफ में क्लियर हो गया है। तो ये ए और बी वो दो नंबर हैं जो यूजर ने एंटर किए हैं, और ए में वो पहला नंबर स्टोर होगा, बी में दूसरा नंबर स्टोर होगा। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो तब ये मैसेज यूजर के सामने जाएगा, तब यूजर ये एक्शन लेगा। तो उस पर्टिकुलर एक्शन के साथ क्या होना चाहिए, उसके लिए हम सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है प्रोग्रामर के तौर पे इसमें मेंशन कर देंगे। ए में जो नंबर आया, बी में जो नंबर आया, उनमें एक प्लस ऑपरेटर जो है बीच में लगा हुआ है। ये क्या करेगा, ए और बी को ऐड कर देगा। ए क्या है, एक ऑपरेंड, बी क्या है, एक ऑपरेंड, और ये है एक ऑपरेटर। तो ये दोनों ऑपरेंड जो इस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए सम तक पहुंच जाएगा। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसकी एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसका मतलब होता है कि जो राइट हैंड साइड में कंटेंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, उसकी एक कॉपी वहां ट्रांसफर करनी है। इसको इक्वल टू के साथ कंपेयर मत करिएगा। ए और बी में जो भी वैल्यू ए और बी के समेशन से डिराइव होगी वो सम में स्टोर हो जाएगी। ये सम जो है मेमोरी में तीसरा वेरिएबल है। इसको भी 2 बाइट मेमोरी एलोकेट हो रखी है। क्यों? क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। हमें वो जो वेरिएबल है जो हमने कैलकुलेट किया है, उसकी वैल्यू आउटपुट कंसोल में यूजर को देखनी भी चाहिए कि भाई यूजर ने जो इनपुट दिए थे उनके साथ जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसका रिजल्ट क्या है। तो प्रिंटफ के स्टेटमेंट को आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे स्लैश एन क्या होता है सी में, ये आउटपुट कंसोल में जो भी मैसेज या जो भी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है उसको नई लाइन में लेके प्रिंट करता है। द सम इज, इसका मतलब है कि ये मैसेज ये बताता है कि जो टोटल सम है वो उसको परसेंट डी में इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए वो बता देता है। ध्यान रखिएगा, प्रिंटफ में जो भी आपने लिखना है वो आप इन्वर्टेड कोड के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो ये सीधा सीधा इस नंबर को प्रिंट कर देगा जो भी इनका इनपुट के अकॉर्डिंग वैल्यू होगा, और सम जो है थर्ड वेरिएबल हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 और 20 देते हैं ए और बी में, तो 10 + 20 इज इक्वल टू 30, तो 30 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा आंसर। अब आप देखिए लास्ट में हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। इसका मतलब ये जो वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल, इनका जो स्कोप है यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके एंड हो गया। तो इस प्रोग्राम के बाहर इनका कोई स्कोप नहीं है। जनरली हम क्या करते हैं, सी में फंक्शन को डिफाइन करते हैं या फंक्शन का भी कोड हम लिखते हैं, तो वो फंक्शन का कोड जो है मेन के बाहर लिखा जाता है। तो अगर मैं कोई फंक्शन बाहर लिखूंगा तो वहां पर ए और बी और सम ये काउंट नहीं, मतलब ये उनको वो फंक्शन अपने स्कोप में नहीं रखेगा, क्योंकि इनका स्कोप जो यहाँ स्टार्ट हुआ है यहाँ पर एंड हो गया है। इस प्रोग्राम में जो कुछ भी हुआ है उसको मेमोरी के पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करिए कि जब यूजर ने क्या किया, इंट ए बी सम लिखा, तो क्या हुआ, जैसे ही ए लिखा मेमोरी में एक ब्लॉक ए के लिए एलोकेट हो गया, एक ब्लॉक जो है बी के लिए एलोकेट हो गया, और एक ब्लॉक जो है सम के लिए एलोकेट हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। और डिटेल में इसमें आगे लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो ए बी और सम के लिए मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हो गए हैं, और जब यूजर ने लिखा एंटर, यूजर ने जो कोई दो नंबर दिए, तो जैसे ही यूजर इनपुट देता है, ए का जो भी इनपुट उसने दिया, लेट उसने 10 दिया इनपुट फॉर एग्जांपल, और बी के लिए उसने 20 इनपुट दिया, तो जो एलोकेटेड मेमोरी थी पर ए के साथ, ए या जहाँ जो ए के लिए एलोकेटेड स्पेस था वहां पर 10 स्टोर हो गया, बी के लिए जो एलोकेटेड स्पेस था वहां पर 20 स्टोर हो गया। नेक्स्ट जो ऑपरेशन हुआ वो हुआ सम का ऑपरेशन हुआ, एडिशन ऑपरेशन हुआ, और इस एडिशन ऑपरेशन में क्या हुआ कि ए और बी का जो सम है वो थर्ड वेरिएबल को असाइन हो गया। तो इस सम के लिए तो मेमोरी पहले से ही एलोकेटेड थी। अब जो ए और बी का रिजल्ट आया यानी 30, वो जो है सम के लिए जो एलोकेटेड स्पेस था वहां ट्रांसफर हो गया। इस तरह से मेमोरी काम करती है जब आप कोई सी प्रोग्राम रन करते हो। तो इस पूरे प्रोसेस को स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहा जाता है। हम यहाँ पर इतना ही समझते हैं कि कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम वेरिएबल को एज ए इनपुट प्रोसेस करते हैं और मेमोरी में एलोकेट करते हैं, और उसके बाद मेमोरी से उनका रिट्रीवल होता है और फर्दर ऑपरेशन के लिए उनको भेजा जाता है।
तो आज इतना ही। थैंक यू। थैंक यू।